अस्सलाम वालेकुम यार, मेरे साथ मौजूद हैं सैयद हम्माद महमूद, जिन्होंने माशाल्लाह इस दिसंबर 25 के अटैम्प्ट में एडवांस ऑडिट में गोल्ड मेडल सिक्योर किया। तो इस पॉडकास्ट से पहले मैं और हम्माद जो है वो ऐसे डिस्कस कर रहे थे। तो माशाल्लाह इनका फाइनल में अभी जिन्होंने पेपर दिए वो 3 पेपर दिए, FFR, BFD, एडवांस ऑडिट, तीनों में माशाल्लाह गोल्ड मेडल सिक्योर करें। और जैसे कन्वर्सेशन चल रही थी तो पता चला कि जी इन्होंने कैफ में भी गोल्ड मेडल सिक्योर करें, एक गोल्ड मेडल सिक्योर करा FR2 में, ओवरऑल कैफ में गोल्ड मेडल सिक्योर किया और 4 मेरिट सर्टिफिकेट इन्होंने सिक्योर करे MFA, कॉस्टिंग, C लॉ और B लॉ में। थोड़ी सी पुरानी बातें चली तो पता चला कि जी इंटरमीडिएट में भी, प्री इंजीनियरिंग में भी हम्माद की माशाल्लाह फर्स्ट पोजीशन थी। अच्छा, हम्माद की स्टोरी जो है इंटर से फर्स्ट पोजीशन, फिर कैफ में गोल्ड मेडल्स, ओवरऑल गोल्ड मेडल्स, वेरियस मेरिट सर्टिफिकेट, 3 पेपर दिए, तीनों में गोल्ड मेडल्स। तो हम्माद और मेरी स्टोरी में सिर्फ एक चीज़ कॉमन है, वो ये है कि इन्होंने भी प्री इंजीनियरिंग करी इंटरमीडिएट से, मैंने भी प्री इंजीनियरिंग करी, अलबत्ता मैं फेल हुआ था सेकंड ईयर में। और एडवांस ऑडिट में जो उनका गोल्ड मेडल है, मुझे एडवांस ऑडिट ने बड़ा रुलाया यार। सबसे ज़्यादा पेपर जो मेरा फेल हुआ है ना फाइनल में, वो एडवांस ऑडिट का, जो CA की जर्नी में सबसे ज़्यादा फेल हुआ है वो। हमारे में ये जो पूरी चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे यार, तो एक चीज़ आई मीन जो मुझे बड़ी शॉकिंग लगी वो कंसिस्टेंसी लगी यार। मतलब वो कहते हैं ना, यू आर बॉर्न टू बी अ सुपरस्टार, यू आर बॉर्न टू बी अ गोल्ड मेडलिस्ट। तो फ्रॉम इंटरमीडिएट टिल कैफ डिफरेंट लेवल्स हैं, CFAP है, कैफ है, देन इंटरमीडिएट है। तीनों जो है वो डिफरेंट ग्राउंड्स हैं, डिफरेंट फील्ड्स हैं, और तीनों लेवल्स में तुमने माशाल्लाह पोजीशंस और गोल्ड मेडल्स सिक्योर किए हैं। तो यार ये इतनी, मतलब इतना डिसिप्लिन और इतनी कंसिस्टेंसी फॉर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स किस तरीके से मेंटेन किया यार? अच्छा, कंसिस्टेंट रहने में ये है कि अक्रॉस मल्टीपल सब्जेक्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हर सब्जेक्ट का अपना एक नेचर होता है, एग्जाम की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं। कोई न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, थ्योरी है, विद इन थ्योरी भी लॉ डिफरेंट है, ऑडिट डिफरेंट है। Yes. तो मैं लेक्चर्स लेने से पहले कोशिश होती है कि जो ओरिएंटेशन वीडियो सर कंडक्ट करते हैं, या बल्कि मैं तो लास्ट मंथ रिवीजन वाली वीडियो भी पहले देख लेता हूँ कि उससे आइडिया हो जाए कि सर मतलब किन पॉइंट्स पे एम्फसाइज कर रहे हैं कि Yes. ये चीज़ें इस पेपर में हेल्प करेंगी। सब्जेक्ट को किस तरह लेके चलना है। लेट्स से अगर ऑडिट है तो उसमें आप बता दें कि भाई आइजाज आपको शुरू से पढ़ने हैं, आइजाज साथ साथ लेके चलने हैं। तो एक आइडिया हो जाता है कि इस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, सब्जेक्ट का नेचर क्या है, तो शुरू से एक सही डायरेक्शन मिल जाती है। तो जब लेक्चर ले रहा हूँ या जब खुद भी तैयारी कर रहा हूँ तो पता होता है कि इस तरह लेके चलना है। तो शुरू में तो एक वो गाइडेंस कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल स्टार्ट में ही ले लूँ। प्लस दूसरी चीज़ ये होती है कि पढ़ते वक्त कंसिस्टेंसी रखना, कि अगर लेक्चर्स दे रहा हूँ तो कंसिस्टेंटली लेक्चर्स लूँ। फन में जारी बात है कि पॉसिबल नहीं होता कि रोज़ाना आप 1 घंटा 2 घंटा जितने भी हैं इक्वली लेके चलें, मगर ये है कि अगर बिजी सीजन है तो थोड़ा शॉर्टफॉल आ गया, आगे काम नहीं होगा, कम काम होगा, तो वो चीज़ कवर अप कर ली। एक प्लान मेरे पास होता है कि अगर ये सब्जेक्ट मुझे 4 महीने में कवर करना था, 1 मंथ तक मुझे इतने टॉपिक्स कवर करने हैं, अभी मैं कितना पीछे हूँ, तो उससे मुझे आइडिया हो जाता है कि कितना स्पीड अप होना है, किस तरह आगे कवर अप चीज़ें करनी है। तो कंसिस्टेंट लेक्चर्स लेता रहता हूँ, तो चीज़ें ये है कि एब्जॉर्ब करना भी आसान होता है कि आप 1 महीने में बैठ के सारे टॉपिक्स पढ़ें, उसके मुकाबले में स्प्रेड आउट करके पढ़ें। और ये है कि साथ साथ वैसे भी आसानी होती रहती है कि प्रैक्टिस में या उसमें। नहीं देखें, जो मुझे हमारे 2 से 3 जो की पॉइंट्स हैं ना वो बड़े ज़बरदस्त हैं। सबसे पहला की पॉइंट ये यार कि हर सब्जेक्ट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द अनदर सब्जेक्ट। इवन इफ इट्स द अकाउंटिंग, तो वो कैफ में बिल्कुल अलग है, वहाँ पे एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट अलग है, सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट अलग है। फाइनल में उसी सब्जेक्ट, सेम सब्जेक्ट है, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट और उसके एग्जामिनर की जो थिंकिंग और मेंटेलिटी है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो पहला स्टेप जो मैं रिक्वेस्ट करूँगा बच्चों से, जो हमाद कह रहे हैं कि यार आप सबसे पहले हर सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करें कि उस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, उस सब्जेक्ट में हमारे पास क्या प्री कंडीशंस है, और उन प्री कंडीशंस को अगर आपने समझ लिया, इट विल हेल्प यू टू डिवाइस एन स्ट्रेटजी। सही है, एंड वंस यू हैव एन स्ट्रेटजी आप उसको फिर प्लान कर सकते हैं। और एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट उसने कही हमाद ने, कि यार देखें कंसिस्टेंसी डजेंट मीन कि यार आप जो है वो महीने में 20 घंटे ही पढ़ें। एट अ स्टार्टिंग पॉइंट यस, आप एक प्लान कर लें कि यार ठीक है, मुझे अगर इतने सब्जेक्ट देने हैं और इसकी ये रिक्वायरमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल लॉ में जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि यार लॉ में आपको इंटरप्रिटेशन का थोड़ा सा मसला होता है। सही है, और लॉ चूँकि इतना मुश्किल होता है तो उसको किसी तरीके से कवर करना होता है। अकाउंटिंग में आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। सही, कंसोलिडेशन का स्टैंडर्ड अगर आप देखेंगे तो काफ़ी छोटा है, लेकिन अगर प्रैक्टिस करने जाओ तो वो 30-40 घंटे की सिर्फ प्रैक्टिस हो जाती है। सिमिलरली ऑडिट में एक कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड है, तो आप लॉ की प्री कंडीशंस को ऑडिट में अप्लाई नहीं कर सकते, ऑडिट की प्री कंडीशंस को अकाउंटिंग में अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर आपने सब्जेक्ट के रिक्वायरमेंट को समझ लिया कि यार एग्जामिनर क्या एक्सपेक्ट करता है, टीचर क्या गाइडेंस देना चाह रहा है, वंस यू हैव दैट, आपने फिर उसके बेसिस पे एक स्ट्रेटजी बनाई, और दैट स्ट्रेटजी कैन नेवर बी अ स्ट्रेट लाइन।
सही ऐसी है, है। बिकॉज बहुत से चैलेंजेस होते हैं, पर्सनल चैलेंजेस हो सकते हैं, फैमिली चैलेंजेस हो सकते हैं, फर्म के चैलेंजेस हो सकते हैं, बट एटलीस्ट यू हैव समथिंग कि यार ठीक है ये बेंचमार्क है कि मुझे महीने में 20, 25, 30 घंटे देने हैं। किसी महीने अगर आपने फॉर एग्जाम्पल प्लान किया 30 घंटे देने का और आप 30 घंटे नहीं दे सके और अगर आपने 25 घंटे दे दिए, कोई मसले वाली बात नहीं है यार, अगले महीने मुझे फिर 5 घंटे कवर अप करना है। तो यार ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यार अगर आपने प्लान कर लिया ना स्टार्ट में, प्लानिंग करते हुए यू मस्ट हैव द ग्राउंड रियलिटीज ऑफ द सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है। ज़बरदस्त हमाद, बेहतरीन। अच्छा यार हमाद, माशाल्लाह तुम्हारे कैफ में भी गोल्ड मेडल्स आए, मेरिट सर्टिफिकेट है, फाइनल में भी आए। सबसे मुश्किल सब्जेक्ट तुम्हें कौन सा लगा? अब तक ऑडिटिंग मुझे सबसे मुश्किल लगा है। और अभी तुमने लॉ नहीं पढ़ा है? अभी मैंने लॉ नहीं पढ़ा है। लॉ पढ़ लो तो लॉ भी मुश्किल है। मुझे लग रहा है कि एंड तक मेरा जवाब चेंज हो जाएगा। यस तो अच्छा, तो यार अगर अगर अच्छा तुम्हारे 3 गोल्ड मेडल आए, जी। FFR BFD एडवांस ऑडिट में जो भी फाइनल में आए, किस सब्जेक्ट में था कि यार इंशाल्लाह गोल्ड मेडल है, और किस सब्जेक्ट में था कि नहीं यार पास भी हो जाए तो गनीमत है? ऑडिट में मुझे ये था कि पास हो जाए एटलीस्ट, क्योंकि ऑडिट में ये है कि काफ़ी ओपन एंडेड वगैरह सवाल होते हैं, हमें खुद नहीं पता होता कि वैल्यूएशन एग्जामिनर किस तरह की चाह रहा है। FFR में मुझे काफ़ी हद तक आइडिया था कि FFR का पेपर अच्छा हुआ है, प्लस उसमें ये है कि एडजस्टमेंट एक ही तरीका है जिससे होनी है, वही एडजस्टमेंट अगर आपने पिक कर ली तो श्योरिटी होती है। यस अच्छा यार मैं अच्छा पता है मैं जितने भी स्टूडेंट से मिलता हूँ ना तो आई मीन वो ये कहते हैं कि यार सर एडवांस ऑडिट अगर आप सब्जेक्ट को देखें तो वो काफ़ी एक जजमेंटल सब्जेक्ट है, ऐसी है। एक एक्सट्रीमली जजमेंटल सब्जेक्ट है। लाइक हम जो डिस्कस कर रहे थे कि रिस्क का स्टैंडर्ड अगर आप पढ़ भी लो, याद भी कर लो, किताब लेके आप जाते हो, खैर आप रिस्क का सवाल जो है अगर आपकी वो सोचने वाली अप्रोच नहीं है तो आप अटैम्प्ट नहीं कर। तो अच्छा बहुत से स्टूडेंट जो कि अनफॉर्चुनेटली फेल हो जाते हैं या जो पास हो जाते हैं उनको नहीं पता होता कि वो पास होंगे या फेल होंगे, बिकॉज एक्सट्रीमली जजमेंटल पेपर है और आप इमेजिन नहीं कर सकते कौन कौन से आइजाज आपस में वो लिंक कर सकता है, कनेक्ट कर सकता है। कोड ऑफ एथिक्स अगर तुम रिसेंटली देखो तो कोड ऑफ एथिक्स के अंदर जो सिनेरियोस पूछ रहा है वो किताब से नहीं आया, हालांकि वो पहले 15-20 मार्क्स स्ट्रेट फॉरवर्ड होते थे। तो यार फिर तुम्हारी क्या स्ट्रेटजी रही इस सब्जेक्ट को लेके? बिकॉज ऑब्वियसली जो तुमने मुझसे अभी कहा कि यार मैं पहले सब्जेक्ट की प्री कंडीशन को समझता हूँ, रिक्वायरमेंट को समझता हूँ, तो ऑब्वियसली सारी चीज़ों में एनालाइज कर ली होगी। जो रिविजन सेशन या जो ओरिएंटेशन सेशन होती है उसमें बार बार मैं कह रहा होता हूँ कि यार ये जो सब्जेक्ट है काफ़ी एक ओपन एंडेड सब्जेक्ट है, सही जजमेंटल सब्जेक्ट है। अगर आपके पास एक अच्छी तालीम और अच्छा एक्सपोजर होगा तो आप उसको कर सकते हैं। तो फिर यार आपने इस सब्जेक्ट को क्या स्ट्रेटजी ली और इस सब्जेक्ट को कैसे लेकर चले? इस सब्जेक्ट तो सबसे पहले तो वही है कि ओरिएंटेशन वगैरह कर लिया, एक आइडिया हो गया किस डायरेक्शन में चलना है। उसके बाद फिर ये है कि लेक्चर्स मैं कोशिश करता हूँ कि प्रॉपर लूँ, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए, साथ साथ नोटिंग भी कर रहा होता हूँ। इवन जो चीज़ें आप फ्लो चार्ट डायग्राम्स बना रहे हैं बोर्ड पे वो हैंडआउट्स में अवेलेबल है, मैं फिर भी अपने पास रजिस्टर पे नोट कर लेता हूँ। एडिशनल कोई नोटिंग है, सिनेरियोस लिंक कर रहे हैं आप, ये सारी जब एग्जामिनर ऐसे पूछ सकते हैं या ये सिनेरियो बन सकता है तो मल्टीपल आइजाज एप्लीकेबल हो जाएंगे, वो सब साथ साथ उसी पे नोटिंग कर ली कि रिवीजन के टाइम सब रिकॉल हो जाएँ। लेक्चर देखते हुए कुछ नहीं समझ में आ रहा तो रिप्ले कर लिया कि लेक्चर जब मैं ख़त्म करूँ तो एटलीस्ट मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। यस तो सबसे पहले तो मेरी कोशिश होती है कि इस तरह लेक्चर्स कवरेज हो जाए। लीव से पहले मेरी कोशिश थी कि लेक्चर्स मेरे कंप्लीट हों। अच्छा यार जो एक चीज़ जो मैं थोड़ी सॉरी ऐड करूँगा अहमद, वो ये है कि यार जब आप अगर आप एक लेक्चर देख लेंगे ना, लाइक अगर आप एक कॉन्सेप्चुअल लेक्चर देख लेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि अच्छा यार इस स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट ये है, इस स्टैंडर्ड की लॉजिक ये है, और जैसे से आप लेक्चर देखते रहेंगे तो आपस में आपको उसकी लिंकिंग जो है वो कनेक्ट करेगी। और मेरे ख्याल से दोनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर को पिक करने में, बट आई थिंक उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विच इज़ ड्राफ्टिंग। तो फिर प्रैक्टिस को तुम कैसे लेकर चलते हो और वहाँ तुम्हारी क्या स्ट्रेटजी होती है? बिकॉज ऑब्वियसली यार अगर माशाल्लाह तुम गोल्ड मेडल सिक्योर कर रहे हो, चीज़ें कर रहे हो और कंसिस्टेंटली कर रहे हो तो यू मस्ट हैव सम डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रेटजी। तुम्हारी स्ट्रेटजी क्या होती है व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिस या व्हेन इट कम्स टू ड्राफ्टिंग? ऐसे प्रैक्टिस में सर मैं एक तो ये कुछ प्रैक्टिस मतलब जो आप ये करवा रहे होते हैं साथ साथ कॉन्सेप्ट्स के साथ ही नीचे प्रैक्टिस लेक्चर्स हैं। तो उस प्रैक्टिस में मेरी कोशिश ये होती है कि जैसे लेट्स से रिस्क के सवाल हैं तो आपने मल्टीपल सवाल करवाए हैं, तो मैंने एक सवाल देखा, 2 सवाल देखा, समझा कि आप किस तरह ड्राफ्ट करवा रहे हैं, रिस्क फैक्टर किस तरह आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लिंक किस तरह कर रहे हैं, एक मुझे आइडिया हो गया कि ये इस तरह होगा। 1-2 वीडियो मैंने आपकी देख ली तो मुझे एक आइडिया हो गया कि ये सवाल किस तरह है। उसके बाद फिर जो फर्दर सवाल हैं वो ये है कि मैं आपका लेक्चर देखने से पहले ये है कि ख़ुद अटैम्प्ट करता हूँ और वो नोट करके मैं रजिस्टर भी नोट करता हूँ कि करके प्रॉपर ड्राफ्ट करके उसके बाद फिर मैं आपका लेक्चर देखता हूँ। तो उसमें बेसिकली मुझे ये फ़ायदा हो जाता है कि थिंकिंग का पैटर्न डेवलप हो जाता है कि आपने चीज़ों को किस तरह पिक किया, किस तरह लिंक किया जो मैंने नहीं किया, और वो चीज़ें भी मैं साथ साथ प्रैक्टिस के ऊपर नोट कर लेता हूँ कि सर ने यहाँ पे ये रिस्क भी आइडेंटिफाई किया था या इस वजह से ये इस रिस्क फैक्टर को यहाँ से पिक किया था।
तो वो चीज़ बहुत हेल्पफुल हो जाती है। तो लेक्चर्स के साथ मेरी प्रैक्टिस भी हो जाती है, और सिर्फ ये है कि लेक्चर देखता नहीं हूँ, एक थिंकिंग भी उस तरह डेवलप हो जाती है कि आप किस तरह सोच रहे थे, किस तरह लेके चलना है। तो यार देखिए, जो ज़बरदस्त स्ट्रेटजी जो हमाद बना रहे हैं ना, वो हमाद ये स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि यार वो एक दो सवाल देखते हैं, टीचर्स के लेक्चर्स देखते हैं, उन्होंने प्रैक्टिस किस तरीके से कराई, उन्होंने ड्राफ्टिंग किस तरीके से कराई, और उससे उनको थोड़ा सा आइडिया हो गया कि यार ड्राफ्टिंग टेक्निक क्या है, क्या एक टेक्निक है, क्या वो बाइबल है, क्या वो फॉर्मूला है जिसके बेसिस पे आप ड्राफ्ट कर सकते हो। पैटर्न समझ लिया, टेक्निक समझ ली, स्ट्रक्चर समझ लिया, उसके बाद जाके अगर पोर्टल पे 4 लेक्चर, 6 लेक्चर, 8 लेक्चर पास्ट पेपर्स के ड्राफ्टिंग के अवेलेबल है, तो वो उनको खुद से नहीं देखते हैं, वो पहले उन सवाल को खुद अटैम्प्ट करते हैं, अपनी सेल्फ असेसमेंट करते हैं, और फिर जब उसके बाद वो 8 लेक्चर्स देखते हैं, तो जो मैं कहता हूँ ना, तमीज़ से लेक्चर देख रहे हैं, तो वो फिर ये देखते हैं कि यार मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो मैंने आइडेंटिफाई नहीं करे, सर ने आइडेंटिफाई करे, ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आइडेंटिफाई करे, सर ने आइडेंटिफाई नहीं करे, और उसका रीज़न क्या था, ऐसे कौन से आइजाज थे जो कि मैं लिंक नहीं कर सका, जो कि सवाल में मौजूद था, और ऐसी क्या रीज़न थी। जब तक कि आपकी सेल्फ असेसमेंट ओवर द टाइम नहीं होती रहेगी हर टॉपिक के बाद, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यार हम ये तो अभी जो आप एक स्ट्रेटजी बता रहे हैं, तो ये तो एक बहुत एक मतलब टॉपिक वाइज हो गया ना, बट पेपर तो एक कंबाइंड 100 नंबर का पेपर आता है, तो फिर उससे रिलेटेड आपकी क्या स्ट्रेटजी होती है यार? पेपर से रिलेटेड ये होती है कि जिस तरह जो रीसेंट पास्ट पेपर्स हैं वो आपने अटेम्प्ट वाइज स्मार्ट लेक्चर्स में करके डाले हुए हैं, तो वो मैं अभी नहीं देखता, मतलब जो रीसेंट पास्ट पेपर्स हैं वो नहीं करता, जो आपने टॉपिक के साथ साथ कराए हैं वो साथ साथ करता है। जिस तरह की है एक दफ़ा कोर्स कंप्लीट हो गया, थोड़ा टाइम लगा के रिवाइज़ किया, सब चीज़ें रिकॉल हो गई, तो फिर मैं अटैम्प्ट वाइज कोशिश करता हूँ कि पास्ट पेपर्स करूँ। उसमें भी यही है कि आपका लेक्चर देखने से पहले खुद से पास्ट पेपर अटैम्प्ट वाइज किया। इसमें मुझे लगता है कि 2 बेनिफिट्स हैं। एक तो ये है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि एक लेट से कोई सवाल मुश्किल भी लग रहा है, तो उसी पेपर में नज़र आ जाता है कि यार 2-3 सवाल आसान भी थे, ये सवाल नहीं भी हो रहा, तो यहाँ से हम नंबर निकाल सकते हैं, यस, सेफ जोन तक जा सकते हैं। तो पेपर में जब लेट्स से क्वेश्चन 1 मुश्किल आ गया, क्वेश्चन 2 मुश्किल आ गया, तो पैनिक नहीं होता है कि पता होता है असेसमेंट भी हुई, पहले से प्रैक्टिस की हुई है इस चीज़ की, प्रैक्टिस भी की हुई और पता भी है कि आगे सवाल आसान होंगे, यस, जो ट्रेंड देखते हुए आइडिया। प्लस एडवांस ऑडिट में जो मुझे दूसरा सबसे बड़ा मसला आता था वो ये था कि आइजा पिक कैसे करूँ, और वो ये कि मल्टीपल आइजाज एक ही सवाल में आ रहे होते हैं। तो जब मैं अटेम्प्ट वाइज प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ, तो उसमें ये है कि आइजा पिक करने की जो प्रैक्टिस है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है, कि यहाँ पे यही आइजा से लग रहे थे। क्योंकि जब आप रिलेटेड पार्टी देख रहे हो और फिर रिलेटेड पार्टी के सवाल कर रहे हो, तो इसका मतलब आप रिलेटेड पार्टी पिक करोगे ही करोगे, बिकॉज वो सबकॉन्शियस माइंड में ये है कि जी मैं आरपी कर रहा हूँ तो ये आरपी का ही सवाल होगा। बट लेकिन जब आप एक पूरा पेपर देखते हो और फिर उसके बाद आप असेस करते हो, तो फिर आपने फिर ज़्यादा सोच रहे होते हो कि यार कहीं इसमें आरपी तो नहीं है, कहीं इसमें रेगुलेशन तो नहीं है। तो यार मैं अगर थोड़ा समराइज़ करूँ हमाद की बात को, जो मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगी वो ये लगी कि यार जो पूरे जो अटैम्प्ट हमारे हैं, जो पूरे पास्ट पेपर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, हमाद उनको थोड़ा सा क्या कहते हैं, एक कंप्लीट पैकेज के तौर पे देख रहे होते हैं कि जब उनकी तैयारी कंप्लीट हो गई, रिवीजन पे टाइम लगाया, और फिर वो कहता है अगला मेरा चैलेंज है कि पिछले 6 अटैम्प्ट, 8 अटैम्प्ट, 10 अटैम्प्ट के पास्ट पेपर्स मैंने करने हैं, और इस तरीके से करना है कि मुझे नहीं पता कि पेपर में क्या आया भाई, रिलेटेड पार्टी है, फ्रॉड है, लॉज एंड रेगुलेशन है, ओपनिंग बैलेंस है, और उसके बाद उन सवालों को अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। उससे होता ये है कि जी जो पैनिक हम पेपर में कर रहे होते हैं, वो पैनिक वो पेपर से पहले कर चुके होते हैं, उस पैनिक को कैसे मैनेज करना है, एक मेंटालिटी बन जाती है, एग्जामिनर का थोड़ा सा माइंडसेट और क्लियर हो जाता है कि यार एग्जामिनर किस तरीके से सवाल पूछ रहा होता है, अगर कोड ऑफ एथिक्स पूछता है तो साथ में क्वालिटी पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा, अगर फ्रॉड पूछ रहा है तो रिस्क पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा। एक ओवरऑल एग्जामिनर की थिंकिंग ओवर द लास्ट 4 years 5 years इसकी क्रिएट हो जाती है, और इसके बेसिस पे कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो जितना भी मुश्किल सवाल पूछ ले, इवन अगर मैं 1-2 सवाल नहीं भी कर सकता या पिक नहीं भी कर सकता, एटलीस्ट मैं अपने आप को 2-2.5 घंटे एंगेज रख सकता हूँ, फिर आखिरी के आधे घंटे में उन सवालात को टाइम देता हूँ और थोड़ा बहुत लिखने की और सोचने की कोशिश कर सकता हूँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। इसमें अगर एक पॉइंट में और ऐड करूँ कि अटैम्प्ट वाइज जब मैं पास्ट पेपर कर रहा होता हूँ, तो उसमें ये कोशिश होती है कि एग्जामिनर के सोल्यूशन और एग्जामिनर के कमेंट्स भी हर क्वेश्चन वाइज देखता जाऊँ, क्योंकि उसमें बेसिकली एग्जामिनर ही बता रहा होता है कि मेजॉरिटी कैंडिडेट्स ने कहाँ पे प्रॉब्लम फेस की है, क्या एग्जामिनर किस तरह का सोल्यूशन चाह रहा था हमसे। तो उससे ये भी हो जाता है कि एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट बेसिकली और अच्छी क्लियर हो जाती है कि एडवांस ऑडिट में से एक इशू ये भी आता है कि मल्टीपल चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं, तो किस आइजा से कितना लिखना है, किस पे कितना टाइम लगाना है, तो आइडिया हो जाता है कि एग्जामिनर ने इन आइजाज को इस सवाल पे ज़्यादा फोकस किया था, इसे इसका सिर्फ जिक्र करते हुए चला गया। तो ये एग्जामिनर कमेंट्स, एग्जामिनर सोल्यूशन भी साथ साथ देख रहा होता हूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमाद आपने पहले अटैम्प्ट में एडवांस ऑडिट उठाया, FFR उठाया, PFT उठाया, आपको क्या लगता है कि यार अगर मैं लेट से स्पेसिफिक टू एडवांस ऑडिट बात करूं, आपको क्या लगता है कि यार सब्जेक्ट अगर आपने उठाया और आप फर्गसन में भी है, माशाल्लाह आप फर्गसन में काम कर रहे हैं,
तो कितना आपको ये सब्जेक्ट हेल्प कर रहा होता है फर्म में, और जब आप फर्म में काम कर रहे होते हो तो वो आपको हेल्प कर रहा होता है सब्जेक्ट में, ओनली टू वे, इट्स नॉट द वन वे। सिर्फ फर्म में काम करके पेपर शायद पास नहीं हो सकता, और सिर्फ पेपर पढ़ के एडवांस पढ़ के आपकी वो फर्म वाली एक्सपर्टीज नहीं आ सकती। तो आपको कैसा लगा कि यार अब चूंकि आपने पढ़ा, चूंकि मेरी कोशिश भी होती है जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो बहुत सी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दे रहा होता हूँ, चीज़ों को लिंक करा रहा होता हूँ, सिनेरियोस बता रहा होता हूँ, तो वो फर्म में आपको किस तरीके से हेल्प करा जिसमें आपको थोड़ी सोचने की सलाहियत बढ़ाई, एंड देन इवेंचुअली इट विल हेल्प यू टू पास योर एग्जाम्स। बिल्कुल ऐसी है। एडवांस ऑडिट जब मैं साथ साथ पढ़ रहा होता हूँ तो एक ये है कि आइडिया हो जाता है, क्योंकि जाहिर बात है आपका फर्म का एक्सपोजर है, आप एग्जांपल्स भी उस तरह दे रहे होते हैं कि एज ऑडिटर्स हम किस तरह सोच रहे होते हैं जब हम काम कर रहे हैं, कि एक नॉर्मल सा भी कोई इवेंट हुआ है उससे हमें क्या ट्रिगर हो रहा है, हमें किस तरह उस पर काम करना है, क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म कर सकते हैं, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन अगर है तो यहाँ पे क्या होगा, आइडेंटिफाई करना कि यहाँ पे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन भी यूज़ हो रही है, यही एक चैलेंज है। तो एक थिंकिंग का स्टाइल डेवलप हो जाता है कि फर्म में काम करते हुए प्लस एक नॉलेज भी है और प्लस एक थिंकिंग का पैटर्न भी है कि जो आप अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि यहाँ पे इस तरह चीज़ों को सोचना है, एज ऑडिटर क्या रिस्क हो सकता है। फिर इसी अगर रिवर्स चलें तो ऑडिट में जो सिनेरियोज देखते हैं, जो चीज़ें देखते हैं वो फिर पेपर में भी काम आती हैं कि यहाँ पे ये काम किया था, यहाँ पे ये रिस्क था, यहाँ पे ये रिव्यू के दौरान पॉइंट्स आए थे। तो उन लोगों ने, जो मैनेजर्स थे या जो सीनियर्स थे, उन लोगों ने इस चीज़ को कैसे पिक किया था, तो वो चीज़ बल्कि पेपर में एक सवाल भी आया था जो चीज़ सिनेरियो से सिमिलर मैं पहले देख चुका था। तो वो मुझे फ़ौरन पिक हुआ कि यहाँ पे मैं ये मल्टीपल स्टैंडर्ड्स कर सकता हूँ, कि उसमें आरपी भी आ रहा है, उसमें ISO 250 भी आ रहा है, उसमें फ्रॉड भी आ रहा है। तो ये है कि साथ साथ ही चलता है, ना सिर्फ ये है कि लेक्चर्स लेके, ना सिर्फ ये है कि फर्म में करके, दोनों चीज़ साथ साथ चलें तो दोनों तरफ हेल्प होती है। एब्सोल्युटली यार हम्माद, थैंक यू सो मच। हम्माद की पूरी कन्वर्सेशन जो इस पॉडकास्ट में हुई और इससे पहले हमारी जो साथ कन्वर्सेशन हुई, जो मुझे पर्सनली जो बड़े ज़बरदस्त की पॉइंट्स लगे और मेरे भी कुछ लर्निंग पॉइंट्स हुए, वो ये हुए कि यार देखें, सबसे पहले आप जो है वो एक सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट को असेस करेंगे, सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है। सही है, हर सब्जेक्ट बराबर नहीं है, ठीक है, और एक ही मेथडोलॉजी को या एक ही टेक्निक को आप दूसरे टेक्निक में अप्लाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपने ये समझना होगा कि जिस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है। मेरे ख्याल से तो इवन आप सी लॉ की रिक्वायरमेंट को बी लॉ में भी अप्लाई नहीं कर सकते, और बी लॉ की रिक्वायरमेंट को सी लॉ में भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपने पहले सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट को समझना है, उसके बेसिस पे एक ज़बरदस्त आपने स्ट्रेटजी बनानी है, और वो स्ट्रेटजी ऊपर नीचे होगी, लेकिन आपने फ्लेक्सिबल रहना है, आपने उसको मैनेज करना सीखना है। अगर आप अपनी बनाई हुई स्ट्रेटजी को मैनेज कर सकते हैं तो आप दुनिया में कोई भी चीज़ मैनेज कर सकते हैं, और आप पेपर को पास करना भी मैनेज कर सकते हैं। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लगी वो ये लगी कि यार लेक्चर्स को तमीज़ से देखें। सही है, लेक्चर्स तमीज़ से देखने, पॉइंट्स वो हैंड आउट सारे अवेलेबल हैं, वो स्मार्ट हैंड आउट सारे अवेलेबल हैं, वो सब कुछ है, बट जब तक आप खुद से नहीं लिखेंगे आपको कभी भी उसको रिकॉल नहीं कर सकेंगे, कभी उसको मेमोराइज़ नहीं कर सकेंगे। सही है, तो जो भी अच्छे सिनेरियोज है, जो भी अच्छे की पॉइंट्स है, जो भी स्टैंड्स की रिक्वायरमेंट है, जो भी लॉ है, उसको लिखना स्टार्ट करें, खुद से लिखना स्टार्ट करें। हमारे की एक और अच्छी बात ये थी कि यार वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है, लेट से वो ओपन बुक है, तो वो लेक्चर देखते हुए उसने साथ में उसी वक्त ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को रीड भी कर लिया। बाद में रीड करता तो शायद 2 घंटे लग जाते हैं, हाथ के हाथ रीड कर लिया तो शायद आधे घंटे में रीड होते। थोड़ी सी एफिशिएंसी भी आपको लेके आनी होगी। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि जी आपने अपनी सेल्फ असेसमेंट हर दिन करनी है। अगर आपने एक लेक्चर देख लिया और उसका 10 पास्ट पेपर्स अवेलेबल है, आपने 2 पास्ट पेपर्स देखे, टीचर का माइंडसेट समझा, टीचर कैसे करा रहा है, एग्जामिनर क्या चाह रहा है, 8 आपने खुद करना है, और फिर टीचर का सॉल्यूशन देखना और एग्जामिनर के कमेंट्स देखने और सॉल्यूशन देखने, ताकि आपको आइडिया। और प्लस एट दी एंड ये जो प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, आइसोलेशन में कर रहे हैं, तो एक सबकॉन्शियस माइंड आपसे कह रहा है कि जी अगर रिस्क का सवाल है तो रिस्क ही होंगे, फ्रॉड का सवाल है तो उसमें फ्रॉड होगा ही होगा, गोइंग कंसर्न का सवाल है तो गोइंग कंसर्न होगा ही होगा। लेकिन जब आप एक कंप्लीट पैकेज देखते हैं, पूरा 3 घंटे का पेपर देखते हैं, तो फिर आप ये देखते हैं कि जी क्या मैं अब बिल्कुल एक सामने मेरे पास पेपर है, तो क्या मैं सवाल को पिक कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, क्या अब मैं फ्रॉड को, गोइंग कंसर्न को, रिलेटेड पार्टी को पिक कर पा रहा हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्या अगर सवाल में कंप्लीटली अगर मुझे पास करना है तो क्या ये पेपर ऐसा है कि मैं इसमें से 50 नंबर सिक्योर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, टाइम मैनेज कर सकता हूँ नहीं कर सकता, किस सवाल में किताब खोलनी है, किस सवाल में किताब नहीं खोलनी, सही है, किस सवाल को पहले अटैम्प्ट करना है, किस सवाल को बाद में अटैम्प्ट करना है, ये A to Z सारी की सारी असेसमेंट जब तक आप नहीं करेंगे, पेपर को पास करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो हम थैंक यू सो मच यार आपके टाइम के लिए, और आगे जो आपके एग्ज़ाम्स हैं C5 के, और मेरी पूरी आपसे ख्वाहिश है और तमन्ना है कि जी आप इंशाल्लाह गोल्ड मेडल लास्ट में उसमें भी सिक्योर करेंगे, और अपनी CA जर्नी को बड़े ज़बरदस्त गोल्ड मेडल्स के साथ ही ख़त्म करेंगे। थैंक यू सो मच।